सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम बात करने वाले हैं अपने पूरे चैप्टर को मैप के थ्रू। और सबसे खास बात, यहाँ से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर आपको मैप याद नहीं होता है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम जो भी थ्योरीज और सारी चीजों कवर करेंगे, वो सब कुछ मैप के थ्रू कवर करेंगे। और आपके ज्योग्राफी बुक 2 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या हमको देखने को मिलता है। नाम है चैप्टर का ह्यूमन सेटलमेंट, और इसमें हम देखेंगे कि आखिर भारत के उन कौन कौन से रीजन्स में कैसे कैसे सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं और वो क्या फैक्टर होते हैं जिन पे सेटलमेंट्स मैटर करता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं कि अगर आप अपने गांव में रहते हो या फिर अपने शहर में रहते हो, और अगर आप अपने गांव और शहर में रहते हो, तो उस गांव और शहर में रहना क्या आपकी मजबूरी थी, आपकी चॉइस थी? आप बोलोगे ये तो मेरी चॉइस थी, लेकिन ये आपकी मजबूरी थी। क्या पता अगर आपके गांव में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो अपने गांव में उस रहते नहीं रहते। अगर आपके गांव में एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता, खेती नहीं हो रही होती, तो आप उस गांव में रहते। आप उस गांव में नहीं रहते तो आप उस जगह पर सेटल होते हो जहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, अरे जहां पे इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, तुमको कमाने के लिए पैसे मिल जाते हैं, और उसके बाद जहां पे सोशल और कल्चरल बिहेवियर अच्छा होता है, यानी आसपास के रहने वाले लोग आपके मेंटालिटी के होते हैं और आपके लिए सपोर्टिव होते हैं, आप उस जगह पे सेटल होना पसंद करते हो। और यही रीजन है कि आप उस गांव या फिर आप उस शहर में रह रहे हो। ये आपकी मजबूरी थी, आपकी चॉइस नहीं। आइए देखते हैं आखिर ह्यूमन सेटलमेंट में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पीडीएफ या फिर किसी भी तरीके की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई डाउट हो, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और सारी चीजों को फ्री में अवेल कर सकते हो। या फिर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते लेक्चर को, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले एक मैप देखने को मिल जाएगा जो कि भारत का मैप है। लेकिन सर ये मैप में पता नहीं क्या उठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। इस चीज को समझने के लिए आपके दिमाग में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात क्लियर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। देखो यार, बचपन से ये सुनते आए हो कि ये बगीचा बहुत घना है। सब लोग सुनते, गांव में रहते होगे तो इतना तो पता होगा ना कि ये बगीचा बहुत घना है। या फिर जंगल, पूछो ही मत, इतना घना जंगल है ये कि मैं क्या बताऊं आपको, अंदर घुसते समझ नहीं आता कहां जा रहा हूं। लेकिन आपने कब बोला कि वो जंगल घना है? आपने देखा कि उस जंगल में पेड़ों की संख्या बहुत अधिक है, तो आपने बोल दिया ये जंगल बहुत घना है। अगर उस जंगल में पेड़ों की संख्या अधिक नहीं होती तो आप ये बात नहीं कह रहे होते कि उसमें वो जंगल घना है। यानी जिस प्लेस पे, एक रीजन में अगर रह रहे लोगों की संख्या अधिक होगी तो वो स्थान घना होगा, किस लोगों के पर्सपेक्टिव से। और यही जब बात आती है पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी जनसंख्या घनत्व की, एक स्पेसिफाइड रीजन में, ठीक है, जब लोगों की संख्या अधिक हो जाती है तो आप उसको अधिक घनत्व वाला प्लेस बोलते हो या फिर हायर डेंसिटी पॉपुलेशन वाला प्लेस बोल देते हो। तो सिंपल सी बात है, जहां भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि हाँ इस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है, यानी उस पर्टिकुलर प्लेस में रह रहे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन अब आप ये बात सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात क्यों आ रही है, क्या जरूरत है इसका? आप एक बात बताओ, एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे में आप अकेले रह रहे हो और उस कमरे में बहुत अच्छी पकवानें रखी हुई है, ठीक है, उसके साथ पीने के लिए पानी भी है, एक बाल्टी पानी तुम्हारे पास है, बस एक बाल्टी पानी है उस कमरे में, उसके साथ साथ 2-3 थाली खाना रखा होगा। अब तुम अकेले हो, तुम क्या करोगे? तुम उस बाल्टी पानी और 2-3 जो भी खाना रखा होगा उससे तुम अपनी दिनचर्या चला लोगे, 2-3 दिन तक जिंदा रह जाओगे, ठीक है। लेकिन अब उसी कमरे में 5 लोग रहते हैं और उतना ही रिसोर्सेज है, एक ही बाल्टी पानी और वही 2-3 थाली खाना। तो अब जहां तुम 4-5 दिन खा पी के अच्छे से बिता पाते, वहां अब तुम एक दिन में नहीं जी पाओगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि अब उस प्लेस पे रह रहे लोगों की संख्या अधिक है। इसीलिए हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता लग पाए कि एक स्पेसिफाइड रीजन में कितने लोग रह रहे हैं और उस स्पेसिफाइड प्लेस में जो रिसोर्सेज है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है या फिर जितना एग्रीकल्चर हो रहा है, उस पे प्रेशर कितना है, यानी उस लैंड पे प्रेजेंट रिसोर्सेज पे प्रेशर कितना है। इसी रीजन की वजह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला होता होगा, बेशक होता होगा। अगर आपके इस फॉर्मूले की बात करूं तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि एक स्पेसिफाइड रीजन में कितने लोग रह रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, यानी ऊपर आप नंबर ऑफ पीपल लिखोगे और रेशियो ले लोगे कितना किलोमीटर का एरिया है। अगर मैं बात करता हूं 1 किलोमीटर एरिया में 400 लोग रह रहे हो, 1 किलोमीटर एरिया में 400 लोग रह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि उस प्लेस का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 400 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 400 लोग रह रहे हैं तो आप उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को बोलोगे 400 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। और उसके साथ साथ
आप ये भी बताओगे कि इस 1 किलोमीटर स्क्वायर रीजन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सारे रिसोर्सेज पे जो प्रेशर पड़ रहा है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो एग्रीकल्चर लैंड, जितनी खेती हो पा रही है, इन सब पे जो लोड होगा वो 400 लोगों का होगा। यानी उस एरिया में इतना पानी होना चाहिए कि 400 लोगों का पानी पीना हो सके। उस 1 किलोमीटर के एरिया में इतनी खेती होनी चाहिए कि 400 लोगों का पेट भर सके। या फिर उस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी रिसोर्स है, मान के चलो एक स्कूल है, ठीक है, या फिर एक हॉस्पिटल है, तो आपको पता लग जाएगा ना कि हाँ 1 किलोमीटर एरिया में अगर 400 लोग रह रहे हैं तो मुझे वहां पे एक स्कूल से काम नहीं चलेगा, मुझे एक और बनाना पड़ेगा। या फिर एक हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा, एक और हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा तुमको। यही रीजन होता है कि आपको पता लग पाता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कितना प्रेशर है वहां पे रिसोर्सेज पे, ताकि आप रिसोर्सेज को बढ़ा और रिसोर्सेज को घटा सको। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आप जब इसके आगे आओगे तब देखो स्पाइक्स निकले हुए, थोड़े थोड़े कांटे निकले हुए, और एक कांटे ये बता रहे हैं कि इन पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। लेकिन इन रीजंस पे पॉपुलेशन डेंसिटी का कारण क्या है? इन रीजंस पे पॉपुलेशन डेंसिटी कारण ये है बेटा कि यहाँ पर रहने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट पूछो ही मत, बहुत गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ठंड भी नहीं होती है, और बहुत बरसात भी नहीं होती है। यही मैं आपको भेज दूं डेजर्ट में, थार डेजर्ट जाओ, राजस्थान में रहो, या फिर मैं भेज देता हूँ, एक काम करते हैं, चलते हैं लद्दाख घूम के आते हैं, या फिर सियाचिन ग्लेशियर। इतनी ठंड और राजस्थान में इतनी गर्मी कि सरवाइव करना पूछो ही मत, हो ही नहीं पाता मुझसे। और जहां पे आपको क्लाइमेट सुटेबल मिलेगा, जहां पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर एरिया पे ना ही बहुत ठंड है और ना ही बहुत गर्मी है, तो आप उस एरिया पे रहना शुरू कर दोगे। और यही रीजन है कि जिन रीजन्स पे आपको स्पाइक्स बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं उन एरिया पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है। और उसका कारण यही है कि वहां पे लोग सेटल हो रहे हैं। और वहां पे लोग क्यों सेटल हो रहे हैं? वहां पे लोग इसलिए सेटल हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पे रहने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसके साथ साथ वहां का सोशल और कल्चर बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, और लोगों के पास सिक्योरिटी भी है कि हाँ कल के दिन पड़ोसी देश से हमला नहीं हो जाएगा, या फिर कल के दिन कोई आपदा नहीं आ जाएगी, कोई भूकंप नहीं आ जाएगा। आप एक बात बताओ, आप एक प्लेस पे रहते हो और वहां आए दिन भूकंप आते रहते हैं, तो आप उस प्लेस पे अपना घर बनाओगे? नहीं बनाओगे। क्या पता मैं घर बनाता हूं और फिर घर गिर जाता है भूकंप की वजह से, तो आप उस प्लेस पे नहीं रहोगे। यानी आप उस जगह पर रहते हो जहां आपको लगता है कि हाँ आपको सिक्योरिटी मिल रही हो, और यही फैक्टर होता है कि ह्यूमन सेटल कहां हो रहा है। तो ह्यूमन सेटलमेंट के हम 3-4 फैक्टर्स पढ़ेंगे। आज आप बात करते हैं। जब हम बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट के रीजंस के बारे में, तो मैं पॉइंट लिखता हूं, क्या देख रहे हो विनोद? अपने आप काम करता है। मैं क्या लिखता हूं? ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। अब इस ह्यूमन सेटलमेंट का ज्योग्राफिकल फैक्टर होगा, कुछ तरीके होंगे, क्या होंगे आज बात करते हैं। अब इस ह्यूमन सेटलमेंट के हम देखते हैं क्या फैक्टर्स। मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। फैक्टर्स affecting ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से? ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? वो फैक्टर होंगे बेटा ये कि आपको वहां पे फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, क्या वहां पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी हो पा रही है, क्या वहां पे एग्रीकल्चर लैंड अच्छा है, या फिर मैं बात करूं वहां का सोशल और कल्चरल बिहेवियर आपको पसंद आ रहा है, उसके साथ साथ क्या वहां पे सिक्योरिटी है। आप इस बात से निश्चिंत होते वक्त कि हाँ कल के दिन कोई आपदा नहीं आएगी, फ्लड नहीं आ जाएगा, भूकंप नहीं आ जाएगा, या फिर कहीं से वॉल्केनो इरप्ट नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों की सिक्योरिटी मिलती है आपको, इसलिए आप उस प्लेस पे रहना पसंद करते हो। तो कौन कौन से फैक्टर हुए? ज्योग्राफिकल फैक्टर हुआ, इकोनॉमिकल फैक्टर हुआ, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर हुआ, उसके साथ सिक्योरिटी फैक्टर हुआ। ये कुछ 3-4 फैक्टर हैं जिन पे सेटलमेंट आपका रिलाई करता है। क्लियर है बात? आज बात करते हैं। आज बात करते हैं सेटलमेंट। समझ गए? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? अ लोकेशन where people live together including the built environment and the social and the economical system they form। जो सोशल और इकोनॉमिकल फंक्शन को जो उन्होंने फॉर्म किया और जिस तरीके से उस पर्टिकुलर प्लेस पे लोग रह रहे हैं उसको हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट बोल देते हैं। अरे सेटल हुए हो ना यार, क्या कहते हो? काश मेरा बच्चा पढ़ लिख लेता तो सेटल हो जाता। सेटल मतलब क्या हो जाता? उसके पास पैसे होते, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा होता, ठीक है, एक प्लेस पे होता जहां वो खुद के पैरों पे खड़ा होता,
तो जिस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रिलाई करते हो, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आप डिपेंडेंट होके वहां पे रहने लगते हो, तब आप सेटलमेंट करते हो। समझ गया? अब बात करते हैं सेटलमेंट कैसे कैसे हो सकता है। सेटलमेंट के दो तरीके हैं, या तो वो सेटलमेंट किसी रूरल एरिया में हो रहा हो, किसी गांव या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा हो, या वो सेटलमेंट किसी शहरी या फिर अर्बन एरिया में हो रहा हो। तो सेटलमेंट को मैं दो भागों में बांट दूं, और पहला अर्बन होगा और दूसरा का रूरल। लेकिन अब अर्बन सेटलमेंट क्या है और रूरल सेटलमेंट क्या है? सर आपने एक नई कहानी स्टार्ट कर दी कि एक अर्बन सेटलमेंट और एक रूरल सेटलमेंट। अब ये अर्बन सेटलमेंट क्या होता है और ये रूरल सेटलमेंट क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? यहां पे जब आप बात करोगे अर्बन और रूरल सेटलमेंट के बारे में, तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। आ जाओ, यहां पे लिखा हुआ है सोशल रिलेशन। आप एक बात बताओ, आप गांव में रहते हो, गांव में क्या माहौल है? गांव में माहौल है कि मस्त एक चबूतरा है, पूरे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, मस्त बातचीत करते हैं एकदम, ठीक है, ताश वाश खेलते रहते हैं, मस्त एंजॉय होते रहते हैं। और एक अगर बात निकल गई किसी की, तो वो बात पूरे गांव में फैल जाती है और सबका सोशल बिहेवियर पूछो मत बहुत अच्छा है। अड़ोसी पड़ोसी देख के बहुत मजा आता है उनको, बहुत एकदम मजे से बात करते हैं। अगर पड़ोसी बाई चांस बीमार हो जाए, सब सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। उसके साथ साथ गलती से भी अगर किसी के पास कोई दुख की बात हो, तो सारे गांव वाले, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग हैं, वो सब लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। यानी वहां का सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। और यही मैं बात कर रहा हूँ शहर की, अर्बन एरिया की। आप एक फ्लैट में रहते हो, कोई 20-30 मंजिला फ्लैट है, उस 20-30 मंजिला फ्लैट में आप कहीं 10-15वें माले पर रह रहे हो। आप क्या कुछ हुआ, ठीक है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप क्या खुश खबर है या फिर आपका कोई दुख की बात हुई है, ना एक खुशी की बात पे कोई आएगा और ना दुखी की बात पे कोई आएगा। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है या फिर आपकी जिंदगी खराब चल रही है। यानी यहाँ पे सोशल बिहेवियर बहुत ही फॉर्मल होता है। भले ही आपके फ्लैट का बगल वाला सुबह उठेगा और क्या बोलेगा, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते मिश्रा जी, नमस्ते पांडे जी, नमस्ते शुक्ला जी, इतना ही बोलेगा, चला जाएगा बस। इससे ज्यादा उसको मतलब ही नहीं है, बस हेलो हाय बाय बाय, इसके आगे कोई कहानी नहीं है। और यही रीजन होता है कि सोशल बिहेवियर जो ग्रामीण क्षेत्र का होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और जब बात करेंगे अर्बन के, तो अर्बन एरियाज में, अर्बन सेटलमेंट्स में जो सोशल बिहेवियर होता है वो बहुत ही फॉर्मल होता है, ठीक है। यानी बस हम लोग हेलो हाय तक ही सीमित रह जाते हैं। और उसके साथ देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रूरल एरियाज में जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, और अर्बन में फॉर्मल एंड इम्पर्सनल होता है। कोई लोग पर्सनल बातों पे काम नहीं कर रहे होते। और यहीं पे मैं बात करता हूँ गांव की। मेरे गांव में एक सड़क है, मेरे गांव में केवल एक सड़क है, ठीक है, और एक सड़क, ठीक है, मेरे गांव में एक सड़क है और वो सड़क बहुत खराब है यार। पता है लोग आते जाते रहते हैं, बहुत तकलीफ होती है उनको, मोबिलिटी पूछो ही मत, कोई इधर उधर नहीं जाता, सब घर में रहते हैं, ठीक है। बहुत हुआ बाइक उठा, बगल वाले मार्केट चले गए, वहां सामान लेके घर आ गए। लेकिन शहर की बात करूं, लोग बहुत मोबाइल है, मेट्रो बगल में यार, पकड़ते हैं पता नहीं कहां चले जाते हैं, वहां से वापिस भी जाते हैं तुरंत, ठीक है। दिन में पूरा शहर नाप देते हैं, क्यों? मोबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जाके आ जाते हैं। यानी जब बात होगी आपको रूरल सेटलमेंट की, तो रूरल सेटलमेंट में आपको मोबिलिटी बहुत कम मिलेगी लोगों को देखने के लिए। और यहीं पे जब बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट में, तो अर्बन सेटलमेंट में आपको मोबिलिटी बहुत ही ज्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और यहीं पे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करता हूं, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल। तुम आदमी हो ना, इंसान हो, ह्यूमन ही हो, जानवर तो वीडियो देखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर तुम ह्यूमन हो और अगर ह्यूमन मूवमेंट कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तब आप उसको बोल दोगे ट्रांसपोर्टेशन। और कम्युनिकेशन में इंसान मूव नहीं करता है, ह्यूमन मूव नहीं करता है, कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन मूव करती है। और अगर इंफॉर्मेशन मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच गई, कम्युनिकेशन हो गया। चाहे वो के तरीके से, कैसे भी किसी भी तरीके से, या फिर रात को बाबू सोना करते वक्त इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो गया, तो क्या वो कम्युनिकेशन हो गया। इसी को हम लोग कम्युनिकेशन और इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। समझ गया यहां तक समझ गए आप सब लोग? आ जाओ आगे देखते हैं, बात करते हैं। हमने बांट लिया अर्बन और रूरल सेटलमेंट के बारे में, लेकिन अर्बन सेटलमेंट कहां होगा, रूरल सेटलमेंट कहां होगा, ये तो देख लिया। ज्योग्राफिकल फैक्टर था ना, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर था, और कल्चरल फैक्टर था, और सिक्योरिटी फैक्टर था, ये सारी चीजें थी। अब देखते हैं भारत का फिजियोग्राफी कैसा है, फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया कैसा है। जिस तरीके से इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन होगा, उसी तरीके से लोग उस एरिया में सेटल हो रहे हो। समझ गए? आओ देखते हैं। यहां पे लिखा भारत, देखो ये दिखा इंडिया। अब इंडिया की जब बात होती है, यहाँ पे कुछ पठार दिख रहा है, यहाँ पे प्लेन रीजन दिख रहा है, इसके ऊपर हिमालय दिख रहा है, ठीक है। इतनी नजर आपकी भी तेज है, ठीक है। ये डेजर्ट दिख रहा है, रुक जाओ,
थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट, यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलता है, डेजर्ट और ये प्लेन, और ये ऊपर वाला पार्ट हिमालय, ठीक है। उसके साथ आपको जो ये वाला रीजन है, ये पेनिनसुलर वाला रीजन, इस पेनिनसुलर वाले रीजन में आपको प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। प्लेट्यूज तो खैर ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पे मेजर प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं आपको। ये हुआ मेरा डेजर्ट वाला पार्ट। आज बात करते हैं डेजर्ट वाले पार्ट में, इसको करें थोड़ा रंगीन। ये वो क्या हमारा डेजर्ट वाला पार्ट, ये हुआ मेरा प्लेन वाला पार्ट। हरा हरा कर दे, हरी हरी भूमि हमारी, ठीक है। हरा रंग हरी हमारी धरती की सच्चाई, ठीक है। धरती की अंगड़ाई यार, सॉरी, बचपन में क्या करते थे, दिमाग सुधर गया। आ जाओ, ये वो हमारा डेजर्ट, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं डेजर्ट, इसको मैं लिखता हूं डेजर्ट। ये डेजर्ट है, ठीक है, खाने वाला नहीं, रेगिस्तान वाला। यहां पे लिखा हुआ है क्या, यहां पे प्लेन, इसको मैं लिखूंगा प्लेन। प्लेन, ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला हमारा प्लेट्यू वाला पार्ट। ये है हमारा प्लेट्यू वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, प्लेट्यू वाला पार्ट। प्लेट्यू वाला पार्ट। देखो प्लेन वाले रीजन में क्या है, प्लेन वाले रीजन में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा, यमुना। प्लेट्यू वाले पार्ट में जो सरफेस है वो अनइवन है, अनड्यूलेटिंग सरफेस है, यानी उबड़ खाबड़ सरफेस है। और डेजर्ट में क्लाइमेट बहुत खराब है। लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ पे प्लेन सरफेस होगी। प्लेन सरफेस का है, कैंचुरी प्लेन में। उसके साथ वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा मिल जाता है, तो लोग कहाँ सेटल होंगे, लोग सेटल होंगे एग्रीकल्चरल प्लेन में। तो ये वाला जो फर्टाइल प्लेन है, यहाँ पे सेटलमेंट बहुत अधिक होगा, और यहाँ पे सेटलमेंट ना के बराबर होगा, और यहाँ पे सेटलमेंट होगा लेकिन उतना अधिक नहीं होगा। समझ गए, इस बेसिस पे हमारा डिवीजन होगा। अब हम बात करते हैं वो सेटलमेंट कौन कौन से तरीके के होंगे। यहां पे जब बात करोगे आप रूरल सेटलमेंट की, तो रूरल सेटलमेंट आपको जो सबसे पहले देखने को मिलेगा, दैट इज ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट। दैट इज ऑफ क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लास 12th में हो ना, स्कूल जाते होगे, लंच के बाद झुंड बना के बात भी करते होगे। तो जब आपने झुंड बनाया तो तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रुप था, ये तुम्हारा क्लस्टर था। और यही क्लस्टर जब घर का होगा, हाउसेस का होगा, ठीक है, तब आप उनको बोलोगे क्या, तब आप उनको बोलोगे क्लस्टर्ड सेटलमेंट, या फिर हैमलेट्स का हो, तब आप इसको क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलोगे। क्या लिखा हुआ है, आओ पढ़ लेते हैं इसको पढ़ के देखते हैं कि आखिर क्या कहता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट और द क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ अ हाउसेस। क्या होता है, सफेद पे सफेद नहीं दिखता है, ये आपको बात पता है कि नहीं पता है। लिखा हुआ द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट और द क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस। जब सारे एरियाज क्लोजली बिल्ट अप होते हैं तब आप इसको क्या कहते हो, क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हो। क्या कहते हो, क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हो। आ जाओ आगे बात। क्लस्टर्ड हुआ इन दिस टाइप ऑफ विलेज और द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड separate from the surrounding farms, barrens and the pastures. The closely built up area and its intervening street present some recognizable pattern. क्या होता है, the closely built up areas and intervening streets present some recognizable पैटर्न्स और ज्योमेट्रिक्स। क्या होता है, यहाँ पे जो हाउसेस होते हैं, जो हैमलेट्स होते हैं, वो क्लोजली बिल्ट अप होते हैं, पकड़ के बैठे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनसे क्या होता है कि इनसे कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं। वो ज्योमेट्रिकल शेप्स इस बात पे डिपेंड करता है कि सेटलमेंट किस एरिया में हुआ है। यानी यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल शेप में 3 चीज देखने को मिलेगी। क्या होगा, द फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर, द सेकंड इज लीनियर एंड द थर्ड इज रेडियल। रेक्टेंगुलर, लीनियर, रेडियल। लेकिन आप बात करो कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेडियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, आओ समझते हैं। मैंने क्या बोला, कहां पे लिखा पैटर्न, देखो ज्योमेट्रिकल शेप। यार और बताओ, तब तक कमेंट कर दो क्या हाल चाल तुम्हारे, पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छी खासी, ये कमेंट करो, तब तक देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कैसी आगे कहानी। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योमेट्री। ये पेन बहुत मोटा चल रहा है यार, इसको पतला करते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ, ज्योमेट्री। अभी ज्योमेट्री के शेप होंगे, कौन कौन से शेप होंगे, 3 तरीके के शेप होंगे। देखते हैं वो शेप्स कौन कौन से।
3 शेप्स हैं, कौन कौन से? द फर्स्ट, द सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट क्या? फर्स्ट है बेटा आपका रेक्टेंगल। और वही जो बचपन में पढ़ते थे, rectangle. The second is linear. Third is radial. Radial. Rectangular, linear and the radial. Rectangular क्या होता है देख लेते हैं यार, साथ साथ इमेज बनाते हुए चलते। जब इतना व्यवस्था दिया क्या हमको, तो क्यों नहीं यूटिलाइज करेंगे उसको? इतने व्यवस्था को आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा आपके? ठीक है, बस ठीक कर देते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं, थिकनेस। ये वो देखो, ये वो रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगुलर। अब क्या बनाते हैं लीनियर। ये है लीनियर बेटा, ये है लीनियर। और बनाते हैं क्या? अब बनाते हैं रेडियल। बीच में डॉट दे दिए और बीच की डॉट की तरफ सारी चीजें अलाइन कर देंगे। लेकिन अलाइन करने के लिए मेरे पास अलग टूल है, देखो। ये हुआ रेडियल, रेक्टेंगुलर, लीनियर एंड रेडियल, ये 3 तरीके हुए। अब बात करो रेक्टेंगुलर क्या होता है। देखो रेक्टेंगुलर में तब जब बात आती है रेक्टेंगुलर की, तो रेक्टेंगुलर का सीधा सा मतलब है क्या? अरे यार, कल्टीवेबल लैंड और जो तुम्हारा रेसिडेंशियल लैंड होगा वो साथ साथ होगा। यानी आप एक रेक्टेंगल को फॉर्म करो। कैसे करोगे? स्लाइड ऐड कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कैसे करेंगे। ये हुआ आपका रेसिडेंशियल लैंड, इस एरिया पे आप रहते हो, सॉरी इस एरिया पे आप खेती करते हो, इसको हम हरा भरा कर देते हैं। जो ये वो हमारा एग्रीकल्चरल, इसके साथ साथ आपका रेसिडेंशियल लैंड ऐसे ऐसे इसके अलोंग। तब आप इसको बोलते हो क्या? तब आप इसको कहते हो रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर के बाद पहुंचते हैं लीनियर पे। आप बोलोगे सर लीनियर कहां होता है? लीनियर कहां होता है? आओ दिखाते हैं लीनियर कहां होता है। आज बात करते हैं। पता है, मैं रहता हूं यूपी में, और यूपी में एक नदी बहती है, यूपी को बीच से काट के जाती है। पता है कौन सी नदी है वो? कमेंट करो तो देखता हूं मैं। एक नदी जो काट के जाती है बीच से, उसको बीच से काट देती है, एंड इट इज गंगा नदी। मजा नहीं आया ड्रॉ करके इनको। इट इज गंगा नदी। अब गंगा नदी तो है ही है, ठीक है। अब इन गंगा नदी में क्या हुआ कि आसपास की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल हो गया इनकी वजह से। ये लैंड बहुत फर्टाइल है, ये लैंड बहुत फर्टाइल है बेटा, ठीक है। और दोबारा बनाना पड़े इसलिए मैं इसको पकड़ूंगा ऐसे और ऐसे कॉपी करके इधर लेके आ जाऊंगा। ये दोनों लैंड बहुत फर्टाइल है, ये दोनों लैंड बहुत फर्टाइल है, समझ गए? अब जब ये लैंड बहुत फर्टाइल है तो क्या होगा? यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं क्या, एग्रीकल्चर विल वेरी प्रोमिनेंट। एग्रीकल्चर बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। अब जब एग्रीकल्चर बहुत ही प्रोमिनेंट होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। वाटर की अवेलेबिलिटी तो है ही, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड बढ़ जाएगा, सॉरी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फर्टाइल लैंड आ जाएगा, तो लोग यहाँ पे रहने लगेंगे। अब जब लोग यहाँ पे रहने लगेंगे तो लोग का घर कैसे बनाएंगे? लोग अपना घर बनाएंगे बेटा ऐसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे,
ऐसे बनाएंगे लोग अपना घर। अब इसके साथ साथ फर्टाइल लैंड के साथ साथ अपना घर बनाएंगे। ठीक है, ये घर कैसा बना, ये घर कैसा बना, ये घर बना ये घर बना एक लीनियर पैटर्न में। लीनियर पैटर्न में पैटर्न, और साथ साथ आपको बात रखे याद रखेंगे जो ब्लू दिख रहा है, दिस ब्लू कैन आइदर बी लिख सकता हूं रिवर या फिर रोड। ये रिवर भी हो सकता है और रोड भी हो सकती है, क्योंकि रोड पे जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है, किसी भी एरिया पे ट्रांसपोर्टेशन अगर बहुत अच्छा होता है तो वहां पे लोग चलते हैं। अब उनके जरूरत के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब उन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या होता है, वहाँ पे दुकान लग जाती है। अब इन दुकानों पे जो सामान होता है इनको खरीदने के लिए लोग आते हैं, इसलिए जो सेटलमेंट हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू एक लाइन में हो जाता है, इसलिए हम इसको लीनियर सेटलमेंट कहते हैं, थ्रू रोड्स या फिर थ्रू रिवर्स। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं रेडियल पे। रेडियल क्या होता है, रेडियल की अगर मैं बात करूं तो रेडियल क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ये एक एरिया है गोला सा, छोटा सा करते हैं इसको, आ जाओ, इससे भी बड़ा एक और एरिया, ये वाला। ठीक है, ये जो हरा दिख रहा है पूरा जंगल है, फॉरेस्ट। लेकिन अब फॉरेस्ट की बात तो हो गई, यहां पे कुछ लोग रहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, क्यों, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, घर यही है, इतने एरिया में लोग रहते हैं। ठीक है, अब इनके पास कुछ जानवर हैं, चाहे वो पेस्टोरिज्म करते हैं या फिर कुछ जानवर है जो दूध वगैरह के लिए या फिर गोट वगैरह के लिए पालते हैं इनको। ठीक है, और वो जो इनके पालतू जानवर होंगे उनको लोग बीच में रख देंगे, क्योंकि अगर जंगल से कोई भी हमला हो तब उनसे ये लोग बचा सके। इसीलिए जो भी एनिमल्स होंगे वो बीच में होंगे इनके। तो बीच में क्या हो गए, इनके एनिमल्स हो गए, बीच में इनके एनिमल्स हो गए और साइड से ये रह रहे हैं। तो ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ, इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे, इसको लिए बोलेगा आप रेडियल पैटर्न। ये क्या है, ये लोग, ये क्या है बेटा, ये है एनिमल्स। ये क्या है, ये तो हो गया। ये क्या है, ये है आपका फॉरेस्ट। ये है आपका फॉरेस्ट, समझ गया। आगे चलते हैं। फिर है सेमी क्लस्टर्ड। सेमी क्लस्टर्ड का मतलब जहां पे क्लस्टरिंग बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत कॉम्पैक्ट एरिया में क्लस्टरिंग होती है, तब आप इसको सेमी क्लस्टर्ड कह देते हो। क्या कह देते हो, सेमी क्लस्टर्ड कह देते हो। आगे चलो बात करते हैं हेमिलेटेड और द डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। हेमिलेटेड का मतलब होता है यहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, दिस यूनिट आर द लोकली कॉल्ड पाना, पारा, पाली, नागा, धानी। ठीक है, इसको हम लोकली क्या कहते हैं, लोकली हम पाना कहते हैं, पारा कहते हैं, पाली कहते हैं, नागला कहते हैं एंड धानी कहते हैं। इन नामों का आप याद रखोगे। एंड समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकमिंग अ कॉमन नेम। ठीक है, इसको हम कॉमन नेम की सच नाम से जानते हैं। और हेमिलेटेड सेटलमेंट का मतलब होता है एक बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ सेटलमेंट को हम लोग हेमिलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। हेमिलेटेड सेटलमेंट कहते हैं जब सेटलमेंट बहुत ही छोटे अमाउंट में होता है। समझ गया। आगे चलते लिखा हुआ है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड मतलब क्या होता है, फैला हुआ। लेकिन लोग कहां फैल के रहेंगे, जहां पे पर्वत होंगे। मान के चलो एक एरिया में माउंटेन्स है, एक एरिया ड्रॉ करता हूं माउंटेन्स पर, देखो ऐसे एरिया। ठीक है, अब इस एरिया पे क्या होता है कि लोग रहते हैं, कुछ लोग यहां 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 रहते हैं। ठीक है, तो ये जब लोग दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, दूर दूर है ना, फैले हुए हैं, यानी जब लोग अलग अलग घर या फिर अलग अलग हैमलेट्स में बहुत दूर दूर एरिया में फैले हुए होंगे,
तब आप इसको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहते हो। और ये टोपोग्राफी की वजह से होता है, यानी अर्थ की सरफेस की वजह से होता है कि अर्थ की सरफेस कहाँ पे कैसा है, कितना अंडुलेटिंग, और इस बेसिस पे वहां पे लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब बात आती है टाउन्स की। अब आप अर्बन सेटलमेंट में देखेंगे। अर्बन सेटलमेंट में कुछ टाउन देखने को मिलते हैं, कुछ शहर देखने को मिलते हैं, और इन शहरों को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडिवल, और तीसरा मॉडर्न। एंशिएंट क्या होगा? पुराना यार, जो 2000 साल से पुराना। जो टाउन्स 2000 साल से पुराने उसको आप एंशिएंट टाउन बोलोगे। मेडिवल क्या होगा? मेडिवल है जो बीच वाला है, जो कि राजा या फिर रजवाड़े के तौर पे या फिर किले के तौर पे डेवलप हुआ। और मॉडर्न क्या होगा? मॉडर्न टाउन्स वो टाउन्स होंगे जो अभी ब्रिटिशर्स द्वारा बिल्ड किए गए कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया पे, जिसको आप लोग बोलोगे मॉडर्न टाउन्स। ठीक है, जैसे बात कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, और ये नाम आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। डेट वाराणसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स अमॉन्ग दीज। प्रयागराज, ठीक है, पाटलिपुत्र, मदुरई आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एंशिएंट टाउन्स। ये एंशिएंट टाउन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, 2000 साल भी याद रखना। मेडिवल पहुंचते हैं। अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव मेड द रूट्स इन द मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड में बने थे, उसके साथ साथ डेवलप्ड एज द हेड क्वार्टर ऑफ द प्रिंसिपलिटीज एंड द किंगडम। ठीक है, आर फोर्ट टाउन्स। ठीक है, नाम की बात करूं तो आ जाता है दिल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। दीज आर द इंपॉर्टेंट मेडिवल टाउन्स। और मॉडर्न टाउन की बात करूं, द ब्रिटिशर्स एंड द अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया स्टारिंग देयर फुटहोल्ड ऑन द कोस्ट लाइन लोकेशन। ठीक है, जैसे मैं बात करूं दमन का, गोवा का, पौंडीचेरी एटसेट्रा। दीज आर द इंपॉर्टेंट मॉडर्न टाउन। मॉडर्न टाउन का सिंपल से मतलब है जो इंडिया के कोस्टल लाइन पे ब्रिटिशर्स द्वारा डेवलप किए गए फॉर द एग्जिस्टेंस, ताकि वो ट्रेड अच्छा कर सके। जैसे अगर इंडिया कोस्ट लाइन है तो इंडिया कोस्ट लाइन पे बहुत सारे कोस्ट डेवलप किए गए थे, बहुत सारी चीजें डेवलप की गई थी इधर, इधर और इधर से। क्यों? क्योंकि ट्रेड अच्छा हो सके, जस्ट बिकॉज की ट्रेड अच्छा हो सके। जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड, समझ गए? ट्रेड की वजह से ये होता है। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, हमने सारी चीज़ों को देख लिया और सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। और ये एक तरीके से आपका प्रीकैप भी हो सकता है, मतलब अच्छे से आप देख के उसको समझ सकते हो पूरे चैप्टर में क्या, और अच्छे से भी पढ़ सकते हो। यहाँ से आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा, मैप के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि यानी किस रीजन में कैसे कैसी चीज़ें होती है। बाकी अगर आपको इसका नोट चाहिए तो यू कैन गो थ्रू डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप सीवीटी या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन इनरोल इन दिस बैचेस फॉर द क्लास 12th एज वेल एज सीयूईटी। दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो जाएंगी। और अगर आप सोचते हो कि आप बोर्ड्स के लिए कर दोगे, सीयूईटी के लिए कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक कंबाइंड स्टडी होती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, तब आप दोनों क्रैक कर पाते हो। अगर आप ऐसे सोचोगे तो क्रैक नहीं होगा बेटा। ठीक है, बात करते हैं। अगर आपको हैवी डिस्काउंट, यू कैन यूज दिस कोड UT108 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।